तारा ने पुजारी जी की तरफ देखते हुए कहा, वो सब बताऊंगी, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जिसका आपको खास ध्यान रखना है। पुजारी जी, इस पोटली को केवल आप ही छुएंगे और इस प्रक्रिया को केवल आप ही करेंगे। ये सुनकर सुमेर को थोड़ी हैरानी हुई। उसने तुरंत तारा से पूछा, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो सिर्फ पुजारी जी ही कर सकते हैं? मैं या फिर गांव का कोई और आदमी नहीं कर सकता? तारा ने वो लाल पोटली पुजारी जी के हाथों में देते हुए कहा, वो विधि सिर्फ पुजारी जी ही करेंगे। तो पुजारी जी ने हैरानी से पोटली लेते हुए पूछा कि आखिर इसमें है क्या, और आखिर ये कौन सी विधि है जो सिर्फ उन्हीं को करनी है? तारा उस पोटली की तरफ इशारा करके बोली, पहले आप इस पोटली को खोलकर देखिए। तारा के इतना कहते ही पुजारी जी ने उस लाल पोटली को खोलकर देखा। उन्होंने देखा उस पोटली में कुछ लोहे की कीलें रखी हुई थी। पुजारी जी ने हैरानी से उन कीलों की तरफ देखते हुए तारा से पूछा, ये क्या है? इन कीलों का क्या करूं मैं? तारा उन कीलों का अर्थ समझाते हुए बोली, पुजारी जी, ये कोई मामूली कील नहीं है। ये कीलन प्रक्रिया के लिए बनाई गई विशेष प्रकार की कीलें हैं, जिनका उपयोग करके आप तत्काल रूप से उस बुरी शक्ति के प्रभाव को कुछ काबू में कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को सप्त बंधन की तैयारी के लिए कुछ समय मिल जाए। तारा की बात से सुमेर कुछ उलझन में नजर आ रहा था और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। इसलिए उसने अपनी दुविधा तारा के सामने रखते हुए कहा, लेकिन इन कीलों का इस्तेमाल हम करेंगे कैसे? सुमेर को इस तरह उतावला होते देख तारा बहुत शांति से बोली, कुछ चीजों के जवाब के लिए हमें सब्र रखना चाहिए। आप लोग जिस काम के लिए निकले हैं उसकी राह में ये उतावलापन आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सुमेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा होकर बोला, माफ कीजिएगा तारा जी, दरअसल समस्या इतनी बड़ी है, इसलिए मैं चाहता हूँ समाधान भी जल्दी मिले। तारा सुमेर की बात पर मुस्कुरा कर बोली, समस्या बड़ी है इसलिए तो समाधान में वक्त लगेगा, और जब तक समाधान न हो तब तक समस्या को कम करने के लिए ये उपाय करना चाहिए। सुमेर समझ रहा था तारा उसे क्या कहना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने अपने मन की तसल्ली के लिए पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इन कीलों की मदद से भी कुछ नहीं हो पाया तो? तारा ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, देखिए, ये हनुमान शाबर मंत्र से अभिमंत्रित कील है, जो केवल कीलन विधि के लिए तैयार की जाती है, और ये एक खास विधि होती है। इसे मात्र लोहे की कील के माध्यम से किया जाता है। वैसे तो आपकी जो परेशानी है उसकी रोकथाम की अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे कि कुछ विधि जो लगभग हर घर में बड़े बुजुर्ग करते हैं, घर को नजर या बुरी बला से बचाने के लिए, जैसे कि पूजा पाठ, मंत्र हवन। इसी तरह ये कीलन की प्रक्रिया है जो इस विषय के ज्ञान रखने वाले करते हैं, और बिना इसके जानकार के इसे नहीं करना चाहिए। तारा ने आगे कहा, जैसा कि मैंने कहा, ये कीलें सामान्य नहीं हैं बल्कि अभिमंत्रित होती हैं और इनका प्रभाव स्थायी रहता है। लेकिन एक बात और, इनका प्रभाव ग्रहण, सूतक या किसी भी अशुद्ध चीजों के वक्त खत्म हो जाता है। दरअसल इस विधि से हम उस बुरी शक्ति को खुद से और उस स्थान से दूर रख सकते हैं, या किसी खास स्थान से बाहर निकलने में भी रोक सकते हैं जो नकारात्मक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को करने में अगर कोई गलती या रुकावट आ जाएगी तो उसका प्रभाव असफल हो जाता है। ऐसे में दोबारा उसे करना आसान नहीं होता, इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है। और पुजारी जी, इन्हें मैंने आपको दिया है क्योंकि इन्हें वही छू सकता है जो इसकी विधि करेगा। आज शनिवार है, इन्हें ले जाइए और आज रात के वक्त आप इन कीलों को उस समाधि वाले कुएं के इर्द गिर्द जमीन में ठोक दीजिएगा और वापस चले जाइएगा। पीछे मुड़कर मत देखिएगा और ध्यान रहे कि उस वक्त कोई और आपको ना देखे। तारा की कही बातें पुजारी जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन सुमेर को ये सब बहुत समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ तारा जी कि क्यों ना आप हमारे साथ पाली चलें और वहाँ की स्थिति अपनी आंखों से देखकर समाधान करें, और आपको जो भी चाहिए वो मैं वहीं उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन तारा साफ इनकार करती हुई बोली, नहीं, मैं आपकी गांव की सीमा में नहीं जाऊंगी। मुझे जो भी करना है मैं अपने घर से ही करूंगी, और सप्त बंधन के लिए जो भी चीजें चाहिए होंगी वो मैं 1 हफ्ते बाद आपको दूंगी। आप आकर ले जाना। तब तक आप उस कुएं के लिए एक मजबूत ढक्कन तैयार करवा लीजिए, जैसा सालों पहले तैयार करवाया गया था। लेकिन इस बार उन ढक्कन पर लोहे की परत चढ़वा दीजिएगा। पुजारी जी भी उसे समझाते हुए बोले,
देखो बेटी, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में अगर तुम वहां रहोगी तो हमारे लिए एक आस रहेगी। लेकिन तारा ने साफ मना कर दिया और बोली, नहीं पुजारी जी, ये संभव नहीं है। सुमेर ने जिद करते हुए कहा, क्यों तारा जी, क्या आपको हम पर यकीन नहीं कि हम आपका ध्यान रखेंगे? बेशक इतने सालों से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा, लेकिन मुझे यकीन है आपको देखकर मेरे बाबा को बहुत खुशी होगी। लेकिन सुमेर की किसी भी बात का तारा पर कोई असर नहीं हुआ और वो रूखे लहजे में बोली, हर बात का और चीजों का अपना तरीका और अपना समय होता है सुमेर जी, और उन्हें हमें सही वक्त पर करना चाहिए। और वैसे भी मैं मजबूर हूँ, मैं पाली नहीं जा सकती और अब मुझे लगता है अब आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को अपने रास्ते में व्यवधान बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी शाम होने वाली है और कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आने वाले हैं। इतना कहकर तारा उठकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ दिए। सुमेर और पुजारी जी भी उठकर खड़े हो गए और पुजारी जी ने उन कीलों को संभाल कर अपने थैले में रख लिया और एक बार तारा की तरफ देखकर वहां से निकल गए। इधर पाली गांव में अनन्या अपने कमरे में लेटी लेटी सोच रही थी कि आखिर उसके साथ ये अब क्या हो रहा है। कहीं गांव वाले जो कह रहे हैं वैसा कुछ सच तो नहीं। इतना सोचते हुए अनन्या बेड से उठ बैठी और घबराकर अपने मन में बोली, लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? नहीं अनन्या, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ध्रुव सही कहता है, ज्यादा सोचने की वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। इतने में ध्रुव उसके कमरे में आ गया और उसके हाथ में चाय की 2 कप थी। ध्रुव ने जब अनन्या को इस तरह घबराते हुए और परेशान देखा तो उसने चाय का कप साइड में रखा और अनन्या को बेड पर बिठाते हुए बोला, तुमसे कहा था ना रेस्ट करो, थक गई हो। लेकिन अनन्या मना करती हुई बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, अब तुम परेशान मत हो। ध्रुव समझ रहा था अनन्या अब भी डरी हुई है और परेशान है, इसलिए उसने सिचुएशन लाइट करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं परेशान ना हूँ? अरे कैसे परेशान ना हूँ? आखिर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाया था। अगर सही सलामत नहीं लौटाए तुम्हारे घर वालों को तो तुम्हारे घर वाले मुझे जेल ना भिजवा देंगे और मुझे मेरी जवानी जेल में थोड़ी गुजारनी है। ध्रुव की बात पर अनन्या उसे घूरते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें मेरी फिक्र इसलिए है क्योंकि तुम्हें जेल नहीं जाना? वैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मर। अनन्या इतना ही बोली थी कि ध्रुव उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप हो जाओ, दोबारा गलती से भी ऐसा मत बोलना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ध्रुव के सीरियस मूड को देखकर अनन्या हंसते हुए बोली, तो मैं कौन सा सीरियस हूँ, मैं भी तो मजाक ही कर रही। लेकिन ध्रुव अब भी सीरियस ही था और उसने अनन्या की आंखों में देखते हुए कहा, मैं मजाक में भी ऐसी बात नहीं सुन सकता। अनन्या को ध्रुव की आंखों में एक अलग सा जुनून दिख रहा था और अनन्या ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देख नहीं पाई। उसकी नजरें खुद ब खुद झुक गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही, जैसे दोनों ही एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे हो। अनन्या महसूस कर रही थी यहाँ आकर ध्रुव कुछ अलग सा हो गया था। वैसे तो हमेशा ही ध्रुव अनन्या का ख्याल रखता था, उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखता था, नोटिस करता था। लेकिन जब से वे लोग पाली आए थे और खासकर अनन्या बीमार पड़ी, तब से ध्रुव की हर फिक्र और हर बात सिर्फ अनन्या के लिए होती थी। दोनों के बीच बस शब्द अनकहे थे, लेकिन वे एक दूसरे के जज्बातों से अनजान नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, शब्द हर बात पर मोहर लगाने के लिए जरूरी होते हैं। बस इसी इंतजार में दोनों थे। खैर, जब काफी देर तक खामोशी छाई रही, तब ध्रुव ने चाय का कप उठाकर अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चाय? अनन्या ने धीमे से कप उसके हाथ से ले लिया और बोली, थैंक्स। ध्रुव मुस्कुरा कर रह गया और फिर एक चुप्पी छा गई और अनन्या ने चाय का कप अपने होठों से लगा लिया और पहला सिप लेते के साथ बोली, चाय तुमने बनाई है? ध्रुव हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता? अनन्या चाय का दूसरा घूंट भरते हुए बोली, चाय के टेस्ट से मैं तुम्हारे हाथों की बनी चाय का स्वाद बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। और चाय क्या, मैं तुम्हारी हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना बोलते बोलते अनन्या चुप हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने तिरछी नजरों से ध्रुव को देखा, जो उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था, और अनन्या बात को संभालती हुई बोली, हाँ तो इतने टाइम से हम दोस्त हैं तो इतना तो पता चल ही जाता है ना। ध्रुव ने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि विक्की जल्दी जल्दी कमरे में आया और बोला, अनन्या तेरा फोन भी बंद है क्या? अनन्या वहीं बेड के दूसरे किनारे में रखा अपना मोबाइल देखती हुई बोली, काफी देर से मैंने अपना मोबाइल देखा नहीं, रुक देखती हूँ।
इतना कहकर अनन्या अपना मोबाइल हाथ में लेकर देखने लगी और बोली, अरे हाँ यार, मेरा मोबाइल तो ऑफ है। क्यों, क्या हुआ? विकी अनन्या को अपना मोबाइल देता हुआ बोला, तेरे घर से कॉल आया है तेरी मम्मी का। कह रही थी तूने काफी टाइम से बात नहीं की और आज उन्होंने कॉल किया तो तेरा फोन ऑफ था। उन्हें टेंशन हो रही थी इसलिए मेरे नंबर पर किया, बात कर ले। अनन्या ने विकी के मोबाइल से अपनी मम्मी को कॉल किया। कुछ ही रिंग के बाद कॉल रिसीव हुआ तो अनन्या बड़े प्यार से बोली, हेलो मॉम, कैसे हो? दूसरी ओर से फिक्र से भरी आवाज आई, अनन्या बेटा कहाँ हो तुम? ना कोई कॉल ना मैसेज, कॉल करो तो मोबाइल ऑफ। बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, इतनी इरिस्पॉन्सिबल जैसे बिहेव मत किया करो। तुम्हें पता भी है हम यहाँ कितने टेंशन में आ गए थे। तुम्हारे पापा तो पाली जाने की तैयारी भी कर चुके थे। अनन्या मुस्कुराती हुई अपनी माँ की बात सुनती रही और आखिर में प्यार से बोली, ओफो मॉम, आप भी ना बहुत टेंशन लेते हो। अभी अभी आपने कहा ना मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं अपना ध्यान भी तो रख सकती हूँ ना। और वैसे भी मेरे साथ ध्रुव तो है ही, विक्की भी है ना। और आप तो जानती हैं ये दोनों मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अनन्या की माँ अनन्या की बात से थोड़ी रिलैक्स हुई थी और अब वो आराम से बोली, तुम ठीक हो ना बेटा? वहाँ सब ठीक है ना? खैर ये बताओ कब आ रहे हो तुम लोग? अनन्या जानती थी अगर गलती से उसके पेरेंट्स को यहाँ की चीजों का और हालातों का पता लगा तो एक सेकंड भी उसका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से पुलिस की मुसीबत, इसलिए अनन्या बात संभालते हुए बोली, हाँ मॉम, यहाँ सब ठीक है और ये जगह इतनी अच्छी है ना, बिल्कुल शांत, इतना कि यहाँ से आने का मन ही नहीं करता। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। अब अनन्या की माँ बहुत सुकून में लग रही थी और उन्होंने प्यार से कहा, ओके बेटा, टेक केयर और हाँ कॉल करते रहना। ओके मॉम, बाय। अनन्या ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। ध्रुव उसे हैरानी से देखता हुआ बोला, तुमने बताया क्यों नहीं अपनी माँ को कि हम यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं और जब तक ये सब शॉर्ट नहीं होता हमारे यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अनन्या ध्रुव की बात पर हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊं यहाँ क्या चल रहा है? जो मैं महसूस कर रही वो या पुलिस का मैटर? देखो ध्रुव, मेरे, तुम्हारे या किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चों को खतरे में नहीं देख सकते। अगर मेरे घर पता चल गया तो मेरे पेरेंट्स भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मुझे इस ट्रबल में छोड़कर वे लोग शांति से कैसे रह पाएंगे। अनन्या की बात सुनकर विक्की ने भी कहा, हाँ अनन्या की बात बिल्कुल सही है। लेकिन ध्रुव के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, लकी हो तुम लोग जिसके घर वालों को उसकी फिक्र है। हर किसी के पास ऐसा परिवार नहीं होता। ध्रुव की बात सुनकर अनन्या और विकी ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि वे दोनों ध्रुव और उनकी फैमिली के बीच के तनाव को अच्छे से जानते थे। ध्रुव के लिए उसकी फैमिली से ज्यादा क्लोज अनन्या और विकी थे और इन दोनों ने भी हमेशा ध्रुव का ख्याल रखा था। विकी ने बात बदलते हुए कहा, देखो अब तो हमारे घर से भी कॉल आने लगे हैं, अब हम क्या करें? कब तक ऐसे बहाने बनाते रहेंगे? ध्रुव भी अब इस मुद्दे पर संजीदा हो गया था और उसने बेबसी से कहा, पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो तय है, पुलिस वाले हमें ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं जब तक कि बिंदिया मर्डर केस सॉल्व ना हो जाए। और उससे निकलने के लिए हमें भी कोशिश करनी होगी, हम ऐसे बैठ नहीं सकते। अनन्या ने जब देखा इस वक्त ध्रुव आराम से बात कर रहा है तो उसने अपने मन के डर को बताया और घबराती हुई बोली, गाइज यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो गांव वालों की बात को सच साबित करता है। मुझे यकीन है मैंने जो नदी में देखा वो। लेकिन अनन्या के इतना कहते ही ध्रुव ने उसे रोकते हुए कहा, अनन्या तुम फिर से वही बात करने लगी? अच्छा हाँ याद आया, विकी तेरा मोबाइल चार्ज हो गया ना सही से, तो हम वो वीडियो देख सकते हैं। विकी ने अपना मोबाइल ध्रुव को देते हुए कहा, हाँ लेकिन छलावा और जुल्मी को तो आ जाने दो। लेकिन ध्रुव विकी के हाथ से मोबाइल लेकर बोला, अगर हमें कुछ दिखा तो उन्हें भी दिखा देंगे। वैसे भी छलावा बंजारन की रट लगाएगा और जुल्मी को अपनी बेवकूफी से फुर्सत नहीं, इससे बेहतर है हम ही देखें। अनन्या समझ नहीं पा रही थी ये लोग किस वीडियो की बात कर रहे हैं, इसलिए उसने सवालिया नजरों से ध्रुव और विकी को देखते हुए पूछा, कौन सी वीडियो की बात हो रही है यहाँ? अनन्या के सवाल पर ध्रुव ने जल्दी से कहा, वो हम जब नदी के किनारे थे ना, तब विकी वहां के खूबसूरत नजारों की वीडियो बना रहा था, तो हम बस वही देखना चाहते हैं कि जब तुम चीखी थी उस वक्त वहां क्या हुआ था। ध्रुव नहीं चाहता था ऐसे माहौल में अनन्या को ये बताना कि वो उसे प्रपोज करने वाला था और उसी की वीडियो विकी बना रहा था। वीडियो की बात सुनकर अनन्या एक बार फिर बेचैन हो गई, लेकिन वो भी जानना चाहती थी कि वाकई में उसने जो देखा वो सच था
या महज वहम, और जो भी था वो वीडियो में रिकॉर्ड तो हुआ ही होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।